आप अगर समझना चाहते हैं कि उससे नुकसान क्या होता है, आपने पूछा ना सही क्या है, गलत क्या है, सही गलत के आगे हानि लाभ भी आपको देखना है अगर, तो उसका एक तरीका है, जो मुझे सूझ रहा है, इसकी तुलना ना एस्ट्रोलॉजी की एस्ट्रोनॉमी से कर लीजिए तो पता चलेगा। इसकी तुलना एस्ट्रोनॉमी से कर लीजिए तो पता चलेगा कि हानि लाभ कितना है। ज्योतिष शास्त्र और खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी। अब बैठ जाइए, अब बात लंबी जाएगी। एस्ट्रोलॉजी पर होता तो नहीं पर जाता, अब लंबी जाएगी लेकिन। तो बात होगी सन 1610 के आसपास की, ठीक है। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अंग्रेज दूत पहुंचते हैं नए नए। अंग्रेजों ने भारत में आना अभी शुरू ही करा है। तो नए दूत पहुंचते हैं और कह रहे हैं कि हम इंग्लैंड के बादशाह का आपको सलाम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि हमें भारत में व्यापार करने की अनुमति मिले। तो इंग्लैंड के बादशाह की ओर से हम आपके लिए कुछ तोहफे भी लेकर आए हैं। तो उन्होंने जो तोहफे थे वो पेश किए जहांगीर के सामने। तो उन तोहफों में एक जो 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 उभरती हुई ब्रिटिश मशीनरी थी, तो उससे तैयार किया गया एक ऊनी शॉल जैसा था, कुछ और चीज़ें थी, और साथ में एक घड़ी थी, मैकेनिकल क्लॉक। क्या थी? घड़ी, मैकेनिकल क्लॉक। तो जहांगीर ने वो सब स्वीकार कर लिया और एज रिटर्न गिफ्ट, ठीक है आपने हमारे लिए भेजा, जाके आप अपने राजा को, इंग्लैंड के राजा को आप ये सब चीज़ें दीजिएगा। तो जहांगीर ने बहुत बड़े बड़े सोने के बर्तन और हीरे जवाहरात और ये सब चीज़ें उनको दी, ठीक है, बाकी उनको हमारी ओर से दीजिएगा। इसके बाद ये सब जब दूत चले गए दरबार से, तो जहांगीर ने पूछा ये इंग्लैंड का जो बादशाह है, ये है भी कोई बड़ा बादशाह? ये इंग्लैंड का बादशाह है, ये कोई बड़ा बादशाह है भी? अपने दरबारियों से पूछा। बताओ क्यों पूछा? क्योंकि वहाँ से जो चीज़ें आई थी वो साइंटिफिक सोफिस्टिकेशन रखती थी कुछ हद तक। सोना चांदी नहीं भिजवाया था वहाँ से, सोना चांदी नहीं भिजवाया गया था। जो सबसे साइंटिफिकली सिग्निफिकेंट चीज़ भिजवाई गई थी वो थी क्रोनोमीटर, घड़ी। हमारे एस्ट्रोनॉमी में परेशान मत। अच्छा तो बहुत लगा जहांगीर को, दरबारी को, बढ़िया चीज़ है। भारत में भी घड़ियाँ होती थी पर वो उस तरह की होती थी, सनडायल होते हैं ना, या पानी वाली घड़ी होती है, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं था कोई भारत में। तो बड़ा अच्छा लगा कि इन्होंने ये बना दिया, समझ खाती है, टाइम खाती है। तो फिर कहा कि ये तो चीज़ छोटी है ना, असली चीज़ क्या होते हैं? अरे हाथी, घोड़े, सोना, चांदी, इस तरह की चीज़ें ये भेजी होती। तो शालीनता के नाते जहांगीर ने सब स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके मन में रह गया कि इंग्लैंड लगता है दामन नहीं है बहुत ज़्यादा। देखो क्या भिजवाइए, छोटी सी घड़ी भिजवाइए, इसमें क्या होता है? वो छोटी सी घड़ी थी जिसने हिंदुस्तान फतह कर लिया। समझते हैं बात क्या है? इंग्लैंड जो है ना आइलैंड है, ब्रिटिश आइल्स हैं सारे, आइलैंड है। वो पानी से घिरे हुए हैं चारों ओर से। उन्हें जो कुछ भी करना है समुद्र पर ही करना है। रॉयल नेवी का आपने सुना होगा बहुत बड़ी होती है, रॉयल आर्मी जो है वो बहुत छोटी होती है, ब्रिटिश एक्सपीडिशनरी जो फोर्स है वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी इतनी थी, उनके लिए नेवी बड़ी होती है। संसाधन ब्रिटेन के पास अपने बहुत कम है, उनके पास अपनी जगह बहुत छोटी सी है और ठंडा देश है। उन पर जो हमला भी होना है वो समुद्र के रास्ते होना है, तो समुद्रों को नियंत्रित करना उनके लिए बहुत जरूरी था। उसी से उन्हें अपनी रक्षा करनी थी, उसी से उन्हें व्यापार करके समृद्धि पानी थी। तो 15वीं 16वीं शताब्दी में समुद्र में बड़ी होड़ लगी हुई थी, जिसमें ब्रिटेन की प्रतियोगिता थी सबसे ज्यादा स्पेन और पुर्तगाल के साथ। स्पेन और पुर्तगाल के साथ जो कोई समुद्र पर राज करेगा, ये पक्का था कि वही व्यापार पर राज करेगा। लेकिन समुद्र में चलने के लिए जहाज को अपनी जगह का पता होना जरूरी होता है, नहीं तो जहाज चल तो देगा, ब्रिटेन से पहुंच पानी कहाँ जाएगा? पहुंच पानी कहाँ जाए? पता कैसे करें? जो लैटिट्यूड होता है, अक्षांश, उसको पता करना आसान होता है, सूरज की स्थिति देखो पता चल जाता है, वो आसान होता है। लेकिन लॉन्गिट्यूड पता करना मुश्किल होता है, जिसको हम देशांतर बोलते हैं, वो पता करना मुश्किल होता है। और वो नहीं पता रहेगा अगर आपको, तो आपका जहाज कहीं भी इधर उधर भटक जाएगा, टकरा जाएगा, टूटेगा। एक बड़ी भारी दुर्घटना हुई भी थी इंग्लैंड के जहाज की, वो 1300 लोग थे, लॉन्गिट्यूड ठीक से नहीं समझ पाए, तो वो जाकर के भिड़ गए। 1300 पूरा जो दस्ता ही था जहाजों का, वो पूरा ही मारा गया, वो जाके पथरीली चट्टानों से जाके भिड़ गया। तो अब अगर ब्रिटेन को अपने आप को सुरक्षित रखना है, सबसे पहले सुरक्षित, उसके बाद संपन्न, तो जरूरी है कि जहाज यात्रा करे, चाहे वो ट्रेडिंग शिप हो चाहे नेवी शिप हो, जहाज यात्रा करे। और जहाज यात्रा करे उसके लिए जरूरी है कि लॉन्गिट्यूड पता चले, उसके लिए जरूरी है कि लॉन्गिट्यूड पता चले। तो आपने जीएमटी सुना है ना, ग्रीनिच मीन टाइम? हाँ। तो अभी बात करें 1610 के आसपास की, 1675 में वहां पर राजा ने जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी है ग्रीनिच में, उसका उद्घाटन किया। और उसका एक ही लक्ष्य था कि लॉन्गिट्यूड कैसे डिटरमिन किया जाए। और इंग्लैंड दुनिया में सबसे आगे निकल गया इस एक चीज में, लॉन्गिट्यूड पता करने में, कि अगर कोई जहाज किसी जगह पर है तो उस जगह का अपना लॉन्गिट्यूड कैसे पता कर ले। ब्रिटेन ने पता कर लिया, ब्रिटेन ने तकनीक निकाल ली, और वो तकनीक अगले 300 साल तक भारत की गुलामी बनी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी की तकनीक। ठीक जब हम हॉरोस्कोप से खेल रहे थे, ब्रिटेन टेलीस्कोप से खेल रहा था, और वही जो अंतर था हॉरोस्कोप वर्सेस टेलीस्कोप, वो भारत की कॉलोनियल गुलामी बन गया। हॉरोस्कोप वर्सेस टेलीस्कोप, वो भारत की गुलामी बन गया। जहाज हमारे पास भी थे, पर हमारे पास एस्ट्रोनॉमी थी, एस्ट्रोनॉमी नहीं थी। और हमारे जहाज कुछ मायनों में ब्रिटिश जहाजों से बेहतर थे। इसका प्रमाण ये मिलता है कि अंग्रेज जब भारत आए थे तो उन्होंने भारतीय बंदरगाहों पर ही बने कई जहाज खरीदे। उन्होंने कहा यहाँ भी जहाज अच्छे बनते हैं। हमारे जहाज, हमारे पास एस्ट्रोनॉमी नहीं थी। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? जान पाना कि ये सारे जो चांद तारे हैं, हाँ, ये किस आधार पर गतियां करते हैं, ये किस आधार पर गतियां करते हैं। अगर वो जान पा रहे हो तो फिर आप समुद्र में यात्रा कर सकते हो, उनको देख कर समुद्र में यात्रा करोगे, क्योंकि और तो कुछ नहीं, नेविगेशन तो था नहीं, इनको देख के यात्रा करनी है, उनको देख के यात्रा करने के लिए एस्ट्रोनॉमी चाहिए। जहाज हमारे पास भी थे, पर हमारे सारे जहाज मानसून सर्किट पर डिपेंड करते थे, और वो अधिक से अधिक जाते थे, इधर अरब चले जाते थे, ईस्ट अफ्रीका चले जाते थे, साउथ ईस्ट एशिया चले जाते थे, 1-2 महीने तक काम कर लेते थे, और जो मानसून विंड्स का पैटर्न था उसको फॉलो करते थे एनर्जी के लिए, विंड पावर पर चलते थे। तब इंजन तो होता नहीं था ना, तो चाहे वो अंग्रेजी जहाज हो, भारतीय जहाज हो, चलता तो वो विंड एनर्जी पर सेल्स मास्क लगे होते थे, उन्हीं को विंड के कॉरस्पॉन्डिंग एडजस्ट करके आप जहाज को गति दिला करते थे। हमारे पास भी जहाज थे, पर हमारे पास एस्ट्रोनॉमी थी, एस्ट्रोनॉमी नहीं थी। नहीं तो होता ये भी सकता था कि जैसे समुद्र पर चलकर वो यहाँ आ गए, उन्हीं समुद्रों को जानकर हम भी वहाँ चले जाते, जैसे वो यहाँ आ गए वैसे हम भी वहाँ चले जाते, पर हम पहुंच नहीं पाते, क्योंकि वहाँ पहुंचने के लिए क्या चाहिए? एस्ट्रोनॉमी चाहिए, हम पहुंच नहीं पाते। और एस्ट्रोनॉमी ये नहीं कहती कि पुरानी किताब पढ़ी है उसमें जो लिखा है वही सत्य है। एस्ट्रोनॉमी कहती है प्रेक्षण, अवलोकन, तथ्य अनुभव जन्य होगा। देखो ऑब्जर्व करो, उसका नाम ही था रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनिच। भारत को गुलाम इंग्लैंड ने नहीं बनाया है, वो जो जीएमटी वाला जी है उसने बनाया है। जो जीएमटी वाला जी है ना, भारत वहां से बनाया। वहां पे नए नए इंस्ट्रूमेंट्स बनते थे, कैलिब्रेट होते थे, नए नए चार्ट्स बनते थे, नेविगेशन टेबल्स बनते थे, और सब कैप्टन को दिए जाते थे कि इनका इस्तेमाल करके अब तुम इंडिया पहुंच सकते हो या बाकी कॉलोनीज तक पहुंच सकते हो। और जितने कैप्टन होते थे जहाजों के, ये सब अपनी यात्रा के दौरान लगातार ऑब्जर्वेशन कर रहे होते थे, ये सब सेलेस्टियल बॉडीज का, यानी एस्ट्रोनॉमी के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते थे। और जब ये वापस पहुंचते थे इंग्लैंड, तो ग्रीनिच में जितना डेटा रखा गया था उनको सौंप देते थे, हियर इज मोर डेटा फॉर यू, अब आप इस पर और कंक्लूजन निकालिए, और निकालिए। तो सही बात है, एस्ट्रोलॉजी की जगह अगर भारत ने एस्ट्रोनॉमी पढ़ी होती, हम कभी गुलाम नहीं बनते, कभी नहीं। इनसे पहले ब्रिटिश से पहले पुर्तगाली यहाँ आ गए थे, और पुर्तगालियों का भारत आना, वास्को डी गामा का उधर केरल की तरफ पहुंचना, ये भारत के लिए झटके की तरह था कि इतनी दूर से आगे सकता है, इतनी दूर से आगे सकता है। क्योंकि हमने साइंस में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। मुगलों का ज़माना था, सारा इन्वेस्टमेंट किसमें हो रहा था? इमारतों में और तलावों में, बड़ी-बड़ी इमारतें बनाई जा रही थी। उसका 1% इन्वेस्टमेंट भी साइंस में नहीं हो रहा था। तो जब वो यहाँ पहुंचता है तो बादशाहों को समझ लग जाता है कि हो कैसे सकता है, हो कैसे सकता है। ये अंतर होता है विज्ञान में और विश्वास में।
विज्ञान आपको दुनिया भर का राजा बना देता है, सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर। विज्ञान आपको दुनिया भर का राजा बना देता है और विश्वास आपको आपके ही घर में मुट्ठी भर गोरों का गुलाम बना देता है। ये अंतर होता है एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में। और अभी तो कहानी शुरू हुई है। ठीक जिन तरीकों से अंग्रेज भारत पहुंचे, वैज्ञानिक तरीकों से, जो एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज, कैलकुलेशंस और इंस्ट्रूमेंट्स थे उनके पास, उन्हीं का इस्तेमाल करके उन्होंने भारत पर राज भी करा। क्योंकि राज करने के लिए आपको जगह का पता तो होना चाहिए। द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1801 में शुरू हुआ, 1872 तक चला और उसी सर्वे का इस्तेमाल करके 1857 का जो गदर था, विद्रोह था, वो चला गया। क्योंकि ब्रिटिश अकेले थे जिनको सब पता था ठीक ठीक कौन सी नदी कहां से शुरू होती है और कैसे कहां पहुंचती है, कौन सा जंगल कहां शुरू हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है। ये उन्होंने एस्ट्रोनॉमी से पता करा। उन्हें पता था कि कौन सी पहाड़ी ये कितनी ऊंची है। 1857 में ही ब्रिटिश यहां से भगा दिए गए होते अगर उनके पास एस्ट्रोनॉमी नहीं होती। विज्ञान के दम पे उन्होंने राज कराया। बात समझ आ रही है? तो खगोल विज्ञान और वहां से क्या आता है फिर मानचित्रण, मैपिंग। परफेक्ट मैप्स बना लिए उन्होंने, उसके पास मैप है, बिल्कुल जानता है। अब वो ये भी जानता है रिसोर्स क्लस्टर्स कहां पर है, कहां से खुदाई करनी है, कहां से क्या करना है, रेलवे डालनी है तो कौन सा सही रास्ता रहेगा। और भारत किसमें उलझा हुआ था इस दौरान भी? कुंडली और मुहूर्त में। कुंडली और मुहूर्त। ब्रिटिश बोलते थे यू प्रे टू द हेवंस, वी मेजर देम। तुम जिनकी पूजा करते हो हमने उनको नाप लिया है और ये नहीं हमारी मशीनें और ये नहीं हमारी गणित। जब भारत में बस मकबरे वगैरह बन रहे थे, यही वो समय था वहां पर कोपरनिकस, न्यूटन, केपलर, गैलीलियो, जब वहां कैलकुलस आ रहा था। वैसे शायरी का वो भारत में स्वर्ण काल था। जबरदस्त शायरियां चल रही थी महबूबा की जुल्फों की याद में। ठीक तब जब भारत में शायरी चल रही थी तब वहां विज्ञान चल रहा था। मैं शायरी के खिलाफ नहीं हूं, पर ये कौन सी शायरी है जो आपको तथ्यों से काटकर कल्पना के रस में डुबो देती है। और इतने नहीं था, इसी चीज ने किनको देखो ये तो हर समय एस्ट्रोलॉजी में डूबे रहते हैं, ब्रिटिश एम्पायर को एक मोरल वैलिडिटी भी दे दी। उन्होंने कहा हम तो यहाँ पर आए हैं इनका सुपरस्टिशन हटाने, इनको साइंटिफिक बनाने, हम ना हो तो ये तो अपनी मूर्खताओं में डूबे रहेंगे। उन्होंने कहा कि वी हैव अ मोरल राइट टू कम टू दीस ब्राउन पीपल एंड एजुकेट देम। इन्हें क्या आता है? और बात बिल्कुल सही है। वो जब यहाँ आए हैं तो उनका विज्ञान हमसे मीलों आगे पहुंच चुका था क्योंकि उन्होंने विज्ञान की कदर की। और ये सोचना भी गलत है कि वो जब यहाँ आए तो वो गरीब थे और भारत सोने की चिड़िया था तो उन्होंने हमको लूट लिया। तथ्य यह है कि जब यहाँ पर अंग्रेज आना शुरू कर रहे थे उस वक्त भी भारत का पर कैपिटा जीडीपी इंग्लैंड के पर कैपिटा जीडीपी से काफी कम हो चुका था, गिर चुका था। 10वीं शताब्दी तक ऐसा था कि भारत का और यूरोप का जीडीपी लगभग बराबर था, बल्कि भारत का थोड़ा ज्यादा था 10वीं शताब्दी तक। 10वीं शताब्दी का इस तरह ईसा के 1000 साल बाद तक भी भारत का, जिसको कहते हैं हमारे संपन्नता बहुत ही सोने की चिड़िया थे, वो चीज चली है बस 10वीं शताब्दी तक। 10वीं शताब्दी के बाद ही भारत गिरना शुरू हो गया है। और जब यहाँ पुर्तगाली और फ्रेंच और ब्रिटिश आने शुरू हुए उस समय तक वो अमीर हो चुके थे पहले ही, वो ऐसे ही नहीं पहुंच गए थे। $500-600 भारत का पर कैपिटा था और उनका $800,000 था। तो हम पहले लगभग 30% से नीचे हो चुके थे। क्यों हो चुके थे? क्या हो गया 10वीं शताब्दी के बाद भारत को? 10वीं शताब्दी के बाद भारत विश्वास में डूब गया। 10वीं शताब्दी से ठीक थोड़ा पहले आते हैं शंकराचार्य जिन्होंने हमें दिया अद्वैत। 10वीं शताब्दी के बाद के भारत ने अद्वैत को ठुकरा दिया। भारत ने कहा नहीं, हमें बिलीफ बेस्ड सिस्टम चाहिए, हमने वेदांत को भी बिलीफ बेस्ड बना दिया। और ठीक 10वीं शताब्दी के बाद से ही भारत की गुलामी शुरू हो जाती है। जैसे ही भारत में विश्वास आता है, मान्यता आती है कि मानो और सर झुका दो, मानो, वैसे ही भारत में गुलामी आनी शुरू हो जाती है। आपको कहा जाता है कि आपका फलानी जगह पे है, ऐसी राशि में है, ये ऐसा है वैसा है, कोई प्रमाण है? मान्यता है ना, बस विज्ञान प्रमाण पर चलता है। भारत ने प्रमाण को ठुकरा दिया, भारत ने मान्यता पर विश्वास पर चलना शुरू कर दिया और ये नतीजा है कि हम कहां रह गए। आ रही है कुछ बात समझ में? तो समय जैसी चीज, और भारत में हर गांव हर शहर अपना अलग समय रखता था सूर्योदय सूर्यास्त के हिसाब से। उस घड़ी की कीमत इतनी थी, देखो लॉन्गिट्यूड आप निकाल लोगे, अगर आपको पता हो, मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ और मुझे दिखाई कि सूर्य ओवरहेड है, और अगर मुझे ठीक अभी पता हो कि लंदन में टाइम कितना है, मैं लंदन से चला जहाज हूँ, मुझे मेरा समय पता चल गया कि दोपहर 12 बजे आसान होता है, कैसे निकाल लोगे? मान लीजिए देख लिया, और मुझे उसी वक्त किसी घड़ी से पता चल जाए कि अभी लंदन में क्या समय है, तो मुझे मेरा समय पता चल गया ना। हम भली बात जानते हैं कि एक डिग्री लॉन्गिट्यूड कितने मिनट का अंतर रखता है, ठीक है? तो अगर मैंने देख लिया कि लंदन में अभी बजे हैं 3 और यहाँ बजे 12, तो मुझे पता चल गया कि यहाँ के समय और लंदन के समय में कितना अंतर है, तो मैं ये भी जान गया लॉन्गिट्यूड क्या है। समस्या ये आती थी कि जो पेंडुलम वाली घड़ी होती थी, जहाज पर काम नहीं कर सकती थी जहाज, तो जबरदस्त तरीके से अंग्रेजों ने इन्वेस्टमेंट किया घड़ियों में। वो एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन था और उसने उन्हें दुनिया का बादशाह बना दिया क्योंकि वो लॉन्गिट्यूड निकालना सीख गए। और जहांगीर को समझ गया, जहांगीर ने कहा घड़ी लेके आया, यही घड़ी जो है ना मुगल सल्तनत का काल बनेगी। उस घड़ी में समय नहीं था, काल था। जहांगीर को बात समझ नहीं आई, घड़ी में काल था। हम अभी भी अपने तौर तरीके ढंग से छोड़ नहीं रहे हैं, अभी नहीं छोड़ रहे हैं। जो ग्रीनविच वाली मेरिडियन है वो यूं ही दुनिया का समय नहीं बन गई, वो वास्तव में पूरी दुनिया ने इंग्लैंड के सामने सर झुका के माना था कि यू रूल टाइम, और इसलिए दुनिया भर का समय जीएमटी से चलेगा, जीएमटी प्लस इतना, जीएमटी माइनस इतना। ये होती है एस्ट्रोनॉमी। टाइम जानना है तो एस्ट्रोनॉमी चाहिए होगी। जिसके पास एस्ट्रोनॉमी है वो काल पर राज करता है, जिसके पास एस्ट्रोलॉजी है वो काल का ग्रास बनता है। बात आ रही है समझ में? मैं आपसे कितना ही बोलूं, आप में से भी बहुत लोग हैं, शायद ज्यादातर लोग हैं जो उन चीजों को मानते ही मानते जा रहे हैं। आपको बात नहीं समझ में आ रही? आप गीता भी चला लेते हैं और कुंडली भी चला लेते हैं, इकट्ठे दोनों को चला कैसे लेते हैं? आपकी महिमा परंपरा। और जो पूरा इतिहास है एस्ट्रोनॉमी का, आप उसको पढ़िए तो देखिए कि कितने ठोकरें खाई हैं, कितने उनके लोग मरे, कैसे कैसे उन्होंने प्रयोग करे। आप उनकी कैलकुलेशंस की फाइननेस देखिए, उनके टेबल्स का विस्तार देखिए, ह्यूज इलैबोरेट मैरीटाइम टेबल्स, और उनके इंस्ट्रूमेंट्स का सोफिस्टिकेशन देखिए। अब उसके बाद बताइए कि हम गुलाम बनते तो क्या बनते? वो बहुत आगे निकल चुके थे क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि सारी सच्चाई तो इस किताब में लिखी हुई है। उन्होंने कहा हम जानेंगे, हमें प्रयोग करने दो, ये मटेरियल वर्ल्ड है, यहाँ माना नहीं जाता, यहाँ प्रयोग किया जाता है। और जब भीतरी जगत की बात आती है, इनर वर्ल्ड, वहां भी तरीका तो वही लगाना होता है जो बाहर लगाना होता है। क्या? आत्मावलोकन। एस्ट्रोनॉमी माने आकाश अवलोकन, आकाश को देख रहे हैं, और स्पिरिचुअलिटी माने आत्मावलोकन, भीतरी आकाश को देख रहे हैं। लेकिन मान्यता तो ना उधर चलनी है ना इधर चलनी है, भारत में मान्यता को पकड़ा, आप भी पकड़ बैठे हो, नहीं हमारी तरफ से माना जाता है तो क्या मतलब होगा ना, सब हमारे पुरखे मानते हैं तो बेवकूफ थे क्या? बेवकूफ पकड़ने को गुलाम जरूर थे, और ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, आप भी नहीं कर सकते। बेवकूफ बोलूंगा तो बुरा लग जाएगा, लेकिन कैसे मानने से इनकार करोगे गुलाम थे? और कुछ तो कमी रही होगी ना, गुलाम होना पड़ा। और ये मत बोल दो कि अंग्रेज तो धूर्त थे इसलिए गुलाम बना लिया, धूर्तता की तो देखो हमें भी कमी है नहीं। तो अंग्रेज थे बिल्कुल मकार, बेशक बिल्कुल मकार थे, लेकिन मकारी वजह से वो नहीं छा गए हम पर। बात एस्ट्रोनॉमी की थी, एस्ट्रोनॉमी, डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एस्ट्रोनॉमी, साइंस इन जनरल। रेनेसां अभी अभी समाप्त हुआ था, जिस जहांगीर के समय की हम बात कर रहे हैं, यूरोप में ठीक उससे पहले रेनेसां अभी समाप्त हुआ है, और शुरू क्या हुआ है? द एज ऑफ एनलाइटनमेंट, द एज ऑफ रीजन, और द एज ऑफ रीजन। और भारत में द एज
ऑफ स्लेवरी बिल्कुल साथ चले हैं। यूरोप में जैसे जैसे तर्क युग आगे बढ़ा है, भारत में वैसे वैसे गुलामी आगे बढ़ी है, क्योंकि वो चल रहे हैं तर्क पे और हम चल रहे हैं मान्यता विश्वास। हम तो मानते हैं जी, ऐसा तो होगा ना जी, मानने से तो होता है जी, मानोगे तभी मिलेगा। बच्चा सवाल मत करो, मान लो। और बहुत भारी कीमत चुकाई भारत ने ये मानने, मान्यता विश्वास आस्था के खेल की, बहुत भारी कीमत चुकाई। इतने से नहीं मान रहे थे वो कि हमारे पास रॉयल ऑब्जर्वेटरी हमारे नीचे में है, यहाँ पर आकर के मुंबई में, मद्रास में, कलकत्ता में, यहाँ पर भी ऑब्जर्वेटरी स्थापित करी उन्होंने। तो जो आप फिल्मों में देख लेते हो ना, ब्रिटिश राज तो ऐसे चल रहा था कि वो कोड़े लेके खड़ा हो जाता था, मारना शुरू कर देता था। नहीं साहब, वो कोड़े से नहीं, साइंस से चल रहा था। कोड़े चलाने वाले तो एशिया में भी बहुत थे। हम चंगेज खान, तैमूर लंग, ऐसा भूल जाएंगे क्या? कोड़ेबाजी तो इधर आसपास के लोगों ने खूब कर ली, उससे नहीं हो जाता। यूरोपियंस के पास मकारी थी बेशक, लेकिन मकारी से आगे भी बहुत कुछ था। कैसे चलती ट्रेन अगर टाइम ही स्टैंडर्डाइज नहीं है? टाइम बहुत बड़ी बात होती है, और टाइम और एस्ट्रोनॉमी एक साथ चलते हैं। जब यहाँ पर पहुंचे सभी अंग्रेजी जहाज, तो एक जो हम हिंदुस्तानियों के लिए बड़ी अचरज की बात थी वो ये थी कि एक चला है वहां पोर्टमाउथ या प्लाईमाउथ से और एक चला है केप ऑफ गुड होप से, माने दक्षिण अफ्रीका से, और आपने सिंक्रोनाइज कैसे किया कि दोनों एक साथ पहुंच रहे हैं सूरत? इतनी टाइम कीपिंग आपको कहां से गई? तब छोटी बात लगी। ठीक वैसे जहांगीर ने कहा था घड़ी घड़ी से क्या होता है, बहुत बड़ी बात थी एस्ट्रोनॉमी। एक जहाज चल रहा है हथियार लेकर और एक जहाज चल रहा है माल लेकर, और दोनों अगर बिल्कुल एक साथ नहीं पहुंच रहे हैं तो माल वाला लुट जाएगा, हाल वाला लुट जाएगा। और दोनों एक जैसे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि माल वाला है उसको माल कहीं और से लेना है, जो माल है वो माल इंग्लैंड से नहीं आ रहा है, माल अफ्रीका से आ रहा है, हथियार आ रहे हैं इंग्लैंड से, पर उनकी टाइमिंग ऐसे करनी है दोनों इकट्ठे पहुंचे। ये चीज है जो किसी को विश्व विजेता बनाती है और किसी को वो बनाती है जो हम बन गए। छोटे मोटे नुकसान नहीं होते हैं, अंधविश्वास दीमक है इंसान की, खा जाता है बुरी तरह से। बहुत बड़े बड़े नुकसान होते हैं, व्यक्तिगत तल पर, पारिवारिक तल पर, सामाजिक तल पर, राष्ट्रीय तल पर, वरना कहीं का नहीं बचता। 3 से 6 महीने की यात्रा होती थी इंग्लैंड से भारत की, 3 से 6 महीने की, और उसमें मोटर लगी हुई है, किसके भरोसे चल रहे हैं? हवाओं के भरोसे। तो वहां भी टाइम कीपिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ऊपर से आओगे नीचे नॉर्दर्न अटलांटिक से इक्वेटर की तरफ आओगे तो आपको चाहिए नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड से अपने आप को सिंक्रोनाइज करना। इक्वेटर से नीचे आओगे तो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड सिंक्रोनाइज करना है, और ये सब करके आपको साउथ अफ्रीका ठीक तक पहुंचना है जब भारत में मानसून सक्रिय होने वाला हो, ताकि जो मानसूनी हवाएं हैं वो अरेबियन सी से हिंदुस्तान की ओर आ रही हो, तो मेरे साथ साथ जहाज भी आ जाए। आपको परफेक्ट टाइमिंग करनी है ट्रेड विंड्स और मानसून विंड्स के बीच में, और आपने टाइमिंग नहीं करी तो आपका जहाज भूख और बीमारी से मर जाएगा। कोई सैटेलाइट कम्युनिकेशन तो है नहीं ना, जहाज में नहीं खाना है, सही टाइमिंग नहीं हुई तो जहाज में पड़ा हुआ, उसमें मोटर नहीं, इंजन नहीं, फ्यूल नहीं है, स्टीम नहीं है, गैसोलीन नहीं है, उसमें कुछ नहीं है। परफेक्ट साइंस और परफेक्ट कैलकुलेशन ऑफ स्टार्स चाहिए, परफेक्ट कैलकुलेशन ऑफ स्टार्स। सिर्फ इन्हीं स्टार्स के भरोसे एक के बाद एक उनके जहाज भारत आते रहे, भारत को जीतते रहे, और हम भी इन तारों को देखकर बस ये बोलते रहे कृपा बरसा दो, कृपा तो नहीं बरसी, अंग्रेज बरस गए। वही तारे थे, वही तारे, वही तारे थे। हम वहां क्या देख रहे थे? लक्षण खराब है, लगता है कि अब कुछ संयोग होने वाला है, इस लड़की का पति ज्यादा नहीं चलेगा। भारत भी आसमान की ओर देख रहा था, अंग्रेज भी आसमान की ओर देख रहे थे, और हमारे ये सब शास्त्री लोग बैठकर क्या बताते थे कि अभी आसमानी संदेश मिला है, पोथे में लिखा है कि यदि विवाह हो गया तो इस कन्या का पति ज्यादा नहीं चलेगा, और वो आसमान की ओर देख रहे थे। तो वहां रिगरस कैलकुलेशन कर रहे हैं बैठ करके, रिगरस साइंटिफिक कैलकुलेशन, जो कि एक के बाद एक जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी थी ग्रीनिच की, उसके जो प्रमुख आते रहे वो ऑब्जर्वेशंस को भी और ज्यादा शुद्ध शुद्ध और शुद्ध करते रहे। और ये सारी टेक्नोलॉजीज मल्टीपर्पज बनती गई, जिन टेक्नोलॉजी से आप आसमान को देख रहे हो उन्हीं को डिराइव करके आप समुद्र में भी देख पा रहे हो। जो टेक्नोलॉजी समुद्री यात्रा करने के काम आ रही है, वही टेक्नोलॉजी कार्टोग्राफी यानी मैप मेकिंग, मानचित्रण के काम आ रही है। और सारी टेक्नोलॉजी के पीछे क्या है? साइंटिफिक एटीट्यूड। ये नहीं कि शनि और राहु और केतु। सोचो कैसा होता, बस एस्ट्रोलॉजी की जगह एस्ट्रोनॉमी होती भारत में, तो आज हम कैसे होते, कहां होते? सोचो, लो एक मिनट सोचो इस बात को। हमने एस्ट्रोलॉजी पर जितना खर्च किया, भारत के एक एक बाशिंदे ने इन सब चीजों पर खर्चा हुआ है कि नहीं? और कितनी शताब्दियों से खर्च रहे हैं हम? जब से हमको बता दिया गया है कि हमारी किस्मत लिखने वाला कोई और है और हमारा पहले से दिया गया है, तब से हम इस पर खर्चा कर जा रहे हैं। जितना खर्चा हमने ये सब जानने पर करा कि क्या लिखा है मेरे भाग्य में, उसका 1% खर्चा भी हमने भाग्य बनाने पर कर दिया होता तो बताओ आज भारत कहां होता? और हम खर्चा करते हैं भाग्य जानने पर। बताएंगे पंडित जी ने भाग्य बता दो, भाग्य कोई बनाता नहीं है, भाग्य बनाया जाता है, बनाया जाता है, हमने बनाया नहीं, हम किसी और से पूछते रहे। और क्यों पूछते रहे? क्योंकि हमने कहा कोई और है मेरा भाग्य विधाता जो रचता है सबकी किस्मतों को, जबकि अद्वैत वेदांत आपको साफ बोलता है कि परम सत्ता यहां बैठी हुई है, कोई और नहीं रचता तुम्हारी किस्मत को, तुम हो और तुम ही हो। वेदांत था हमारे पास, पर हमने वेदांत के अर्थ को भी विकृत कर डाला। हमने कहा नहीं नहीं, हमारा भाग्य विधाता वहां बैठा है, आसमानों पर बैठा है। सोचो ना, जहाज भी थे, जहाज भी थे हमारे पास, जहाज में भी ऐसी कोई कमी नहीं, क्योंकि ट्रेड व्यापार हम करते थे, छोटे एरिया में करते थे, हम भी करते थे, पर एस्ट्रोनॉमी नहीं थी, तो हमारा जहाज बहुत दूर नहीं जा सकता था, वो एस्ट्रोनॉमी कहां पहुंच गया। किन किन क्षेत्रों में आप देख रहे हो कि आप अपने कौशल, अपने ज्ञान, अपने पुरुषार्थ से ज्यादा महत्व भाग्यवाद को देते हो? शादी करनी है तो आप पूछते हो जाकर कुंडली में क्या लिखा हुआ है। ना आपको सामने वाले व्यक्ति को समझना है, ना ज्ञान से मतलब है, ना प्रेम से मतलब है, ना तो उस व्यक्ति को मैंने जाना, ना इस बात का महत्व है कि प्रेम कितना है, किस बात का महत्व है कि गुण कितने मिल रहे हैं। देखो पंडित जी, व्यापार शुरू करना है तो वहां पर, कहीं पैसा लगाना है तो वहां पर, मैंने जिंदगी के हर क्षेत्र में तो आपने इस अंधविश्वास को उसे रखा है, तो कहां से भारत आगे बढ़ जाए? भारत आगे बढ़ जाए। रोहित का नाम है RAUXXIPT, ये न्यूमरोलॉजी है, कौन सी लॉजी है? रोहित सोचा ऐसा करके उसने नया मीट का बिजनेस शुरू करा तो मीट का बिजनेस समझ जाएगा। उसको बताया गया है कि तुम्हारी सारी समस्या यही है, तुम्हारा नाम बस ROHIT है, इसको करो RAUXXIPT। कोई क्षेत्र बता दो जीवन का जहां आप अंधविश्वास से मुक्त हो, बताओ। बीवी छोड़ भाग गई, अरे जरूर इसमें सितारों की